Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. We are learning chapter 8 of Science Book 8, which is Force and Pressure. And this is our fourth lecture. Today I'll explain force. What is force? I have given definition in the very beginning of the lesson. Force is any push or pull that changes or tries to change the state of rest or motion of a body. डियर टीचर्स, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फोर्स की. तो इस तरीके से अगर हम क्लास को पढ़ाएंगे, यहाँ से इस डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर जो नीचे आपने देखा है फार्मूला दिया हुआ है जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. हमें जब बच्चों को पढ़ाना है तो कोई भी चीज अंडरस्टूड नहीं लेनी, कोई भी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी कि ये बच्चों को आती होगी. नो. तो मैं इसको स्किप करता हूं, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा. ये डेफिनेशन बच्चों को मैं एंड पे जाके समझाऊंगा और ये फार्मूला वगैरह जो है न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स से मुतल्लिक, ये मैं बाद में समझाऊंगा. तो मैं बच्चों को बेसिक पे लेके जाता हूं. ठीक है, अच्छा जी. तो ये बताएं मुझे कि इफ आई आस्क यू टू मूव द टेबल, व्हाट विल यू डू? अगर मैं कहूं कि ये कोई एक फर्ज करें ये टेबल है या ये टेबल है, इसको मूव करें तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल पुल इट और पुश इट. ठीक, तो दोनों में से एक काम करेंगे, या पुल करेंगे उसको या आप उसको पुश करेंगे. ठीक है, तो इफ आई पुल अ डोर टुवर्ड्स माई सेल्फ, एम आई अप्लाइंग फोर्स? यस, आई एम अप्लाइंग फोर्स. क्यों? बिकॉज आई एम पुलिंग द डोर. तो फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुल और पुश इन वेरी वेरी सिंपल इजी मैनर. मगर ये इतनी सिंपल नहीं है कि सिर्फ पुल और पुश है, वो हम आगे जब जाएंगे तो समझेंगे. फिलहाल स्टार्ट में आप सिर्फ ये समझें कि फोर्स पुल है या पुश है. एक टेबल जो है उसको मैं पुश करूं या उसको मैं पुल करूं, इसका मतलब ये है कि आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन द टेबल. ठीक है, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह कि उसको या पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो दैट पुल और पुश इज फोर्स. ठीक, अच्छा. तो इसी तरह इफ आई किक अ फुटबॉल, ये बताएं मुझे, मैं फुटबॉल को ऐसे किक लगाता हूं तो हैव आई अप्लाइड फोर्स? यस, क्योंकि मैंने उसको पुश किया है, फोर्स के साथ पुश किया है. ठीक, ठीक है. इफ आई प्रेस अ बुक विद माई हैंड, एक बुक है और उसको मैं अपने हाथ से ऐसे दबाता हूं, पुश करता हूं, तो एम आई अप्लाइंग फोर्स? यस, आई एम अप्लाइंग फोर्स. सो व्हाट इज फोर्स? So force is simply a push or a pull. पुश धक्का, पुल खींचना. ठीक, तो अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज फोर्स. ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है फोर्स की. मगर इतना सिंपल नहीं है. दैट इज नॉट द इजीएस्ट, आई मीन दैट इज द इजीएस्ट डेफिनेशन, बट इट इज नॉट द होल स्टोरी. ये सिर्फ इतनी सिंपल बात ही नहीं है, इससे आगे चलते हैं. पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, बट ये इतनी सिंपल नहीं है, इससे आगे भी कुछ है फोर्स में. वो क्या है?
अच्छा जी, व्हाट कैन अ फोर्स डू? अब हम लर्न करते जा रहे हैं आगे आगे. A force can produce 5 important effects. A force can produce 5 important effects. 5 अहम असर एक फोर्स जो है वो पैदा कर सकती है. कौन कौन से? नंबर 1, इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. ये एक साकिन चीज को हरकत में ला सकती है. ठीक है, स्टेशनरी के स्पेलिंग नोट करने, ए से है, और अगर यहां पे ए की जगह ई होता तो फिर ये वो स्टेशनरी होती जो आप बाजार से स्कूल के लिए बच्चों के लिए खरीदते हैं, जैसे स्टूडेंट्स कापियां, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, ये स्टेशनरी है, वो ई से होती है. और ये ए से स्टेशनरी का मतलब एक चीज साकन है, हरकत में नहीं है. तो इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? चीज को. बॉडी, यहां ऑब्जेक्ट की जगह बॉडी भी हो सकता है. इट कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव. फोर्स जो है वो एक साकन जिस्म को हरकत में ला सकती है. जैसे कि फुटबॉल है, उसको मैं हिट करके, किक लगा के, स्टेशनरी था उसको मैंने मूव कर दिया, उसमें मैंने मोशन क्रिएट कर दी. तो एक काम तो ये कर सकती है कि अ फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड इज एट रेस्ट, व्हेन यू किक इट इट स्टार्ट्स मूविंग. ठीक है, फोर्स हैज प्रोड्यूस्ड मोशन. यहां पे पहला इफेक्ट ये है कि फोर्स ने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट कर दी. व्हाट इज द सेकंड थिंग विच फोर्स कैन डू? इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक बॉडी मूव कर रही है, फोर्स उसको रोक भी सकती है, स्टेशनरी कर सकती है. यानी स्टेशनरी में मोशन क्रिएट कर सकती है, और जिस ऑब्जेक्ट में मोशन है उसको स्टेशनरी कर सकती है, रोक सकती है. ठीक है, सपोज अ फुटबॉल इज मूविंग टुवर्ड्स यू, यू स्टॉप इट विद योर फुट. मूव करता आ रहा है, आप आगे पांव रख के ऐसे रोक लेते हैं उसको, फोर्स लगाते हैं ना आगे से. ठीक है, तो उसको आप रोक लेते हैं. तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, द फुटबॉल वाज मूविंग एंड बिकम्स स्टेशनरी. मूव कर रहा था मगर अब स्टेशनरी हो गया है, साकिन हो गया है, रुक गया. फोर्स हैज स्टॉप्ड मोशन. पहले केस में क्या था? फोर्स हैड क्रिएटेड मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अब क्या है? फोर्स हैज स्टॉप्ड मोशन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा जी, तीसरा काम फोर्स क्या कर सकती है? इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक बॉडी है, पहले ही वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकती है फोर्स. यानी एक बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, अब देखें ना, ये फुटबॉल मूव कर रहा है, आप मजीद हिट उसको लगाएं तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी. ठीक है, अब कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, आप इंजन की फोर्स बढ़ा दें, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, वो 100 किलोमीटर पर आवर तक, 120 तक भी चली जाती है. ठीक है, तो आप जब फोर्स बढ़ाएंगे तो मोशन जो है, मूवमेंट जो है वो तेज हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी. तो इट कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इमेजिन अ बाइसिकल मूविंग स्लोली. ये एग्जांपल दी है. एक बाइसिकल है, आप चला रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, चला रहे हैं, और वो स्लोली मूव कर रहा है. इफ यू पैडल हार्डर, अगर आप ज्यादा जोर से पैडल मारेंगे, इट मूव्स फास्टर, तो वो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी. आपने फोर्स लगाई है ना, तो फोर्स लगाने से ऑलरेडी मूविंग बॉडी जो थी उसकी मूवमेंट तेज हो गई है. सो योर अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज इट्स स्पीड. तो उसकी स्पीड को उसने इंक्रीज कर दिया है. ये तीसरा इफेक्ट है. सिमिलरली अप्लाइंग अ फोर्स अपोजिट टू द मोशन कैन डिक्रीज इट्स स्पीड. अब देखें, अगर एक चीज मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, आप उसको पीछे से पुल करना शुरू कर दें तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह स्पीड जो है उसको किसी
मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है, यानी उसको इंक्रीज भी कर सकती है और उसको डिक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, फोर्स जो है, ये था तीसरा इफेक्ट। फोर्थ इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज दैट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन, देखें इस तरफ जा रहा है फुटबॉल, फुटबॉल इज मूविंग इन द ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप अपने फुट से उसको साइड से हिट करेंगे, साइड से, तो वो मुड़ जाएगा इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। तो इस फोर्स लगाई आपने तो डायरेक्शन चेंज कर दी, और जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड भी चेंज हुई हो, स्पीड हो सकता है वही रही हो जो स्पीड थी उसकी, आपने पांव से ऐसे उसको आते हुए फुटबॉल को साइड से हिट लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो सिमत चेंज कर दी। ठीक है, तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज अ फुटबॉल इज मूविंग स्ट्रेट अहेड, सीधा आगे फुटबॉल मूव कर रहा है, यू किक इट फ्रॉम द साइड, आप इसको साइड से किक करते, आपके आगे आगे फुटबॉल भागता जा रहा है, आप पीछे पीछे, आपने, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे, आपने उसको साइड से हिट लगाई तो वो इधर चला गया। ठीक, द बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट्स स्पीड मे रिमेन नियरली सेम, हो सकता है उसकी स्पीड तकरीबन उतनी ही रहे, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, देयरफॉर अब देखें, अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकती है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। देखें, फोर्स ने स्पीड भी चेंज की थी, जो तीसरा इफेक्ट था, और चौथा इफेक्ट फोर्स का हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन भी चेंज कर दी उसे। अब जब स्पीड में आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो वेलोसिटी है, एक्चुअली वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी ऐसे चेंज होती है कि आप या तो उसकी स्पीड चेंज कर दें, बढ़ा दें या कम कर दें, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। ठीक है, तो यहां पे फोर्स जो है वो वेलोसिटी को भी चेंज कर रही है, यानी स्पीड को भी चेंज कर रही है, बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, और डायरेक्शन को भी चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। वेलोसिटी में चूंकि दोनों चीजें आती हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन, अब उसने दोनों चेंज कर दिए, इसका मतलब वो वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। तो ये यहां पे इसको मैंने रेड में इसलिए लिखा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी सिर्फ स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी होती है स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में स्पीड जो है उसको वेलोसिटी कहते हैं। और जब उसको आप चेंज करेंगे तो दो चीजें चेंज हो गई, स्पीड भी चेंज हो गई, वेलोसिटी, वो डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। पांचवा इफेक्ट क्या है जी फोर्स का, इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखें, आपके पास एक रबर का बॉल है, उसको जब आप फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप ले लें, बैलून ले लें, बैलून, बैलून को आप पुश करें तो उसकी, जब पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो लंबा हो जाए बैलून, और उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, यानी राउंड से वो क्या हो गया, ओवल हो गया। तो इस तरह इसका मतलब ये है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो पांचवा इफेक्ट उसका ये है कि वो उसकी शेप, जो बॉडी है उसकी शेप या उसका साइज, दोनों ही चेंज कर सकता है। अब एग्जांपल ये है, टेक अ रबर बॉल एंड स्क्वीज इट, रबर का बॉल लें और उसको स्क्वीज करें, दोनों तरफ से उसको पिचकाएं, ऐसे
दोनों तरफ से उसके ऊपर उसको प्रेस करें फ्रॉम बोथ साइड, तो स्क्वीज हो जाएगा, ठीक है। इट्स शेप चेंजेस, जैसे मैंने कहा शेप उसकी चेंज हो जाएगी, शक्ल चेंज हो जाएगी। अब एक रबर बैंड है, वो रबर बैंड जो होता है जो आप चीजों के ऊपर चढ़ाते हैं, रबर का बैंड लोग पैसों के ऊपर भी चढ़ा लेते हैं, और भी चीजों के ऊपर रबर बैंड, जो स्टूडेंट्स के पास भी होता है रबर बैंड। अब स्ट्रेच अप रबर बैंड, आप रबर बैंड को इस तरह स्ट्रेच करें, इट्स लेंथ चेंजेस, लंबा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी शेप चेंज हो गई। अच्छा, फिर प्रेस अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज है उसको प्रेस करें, उसकी भी शेप चेंज हो गई, ठीक है। यानी जब आप फोर्स लगाएंगे तो शेप भी चेंज हो सकती है, उसका साइज भी चेंज हो सकता है, आप छोटा भी कर सकते हैं प्रेस करके किसी चीज को। Therefore, a force can deform an object. फोर्स जो है किसी चीज की शक्ल बिगाड़ सकती है। डिफॉर्म क्या होता है? बिगाड़ना, उसकी असल शक्ल से कोई और शक्ल बना देना उसकी, ठीक है। तो ये 5 इफेक्ट थे फोर्स के, कि फोर्स क्या कर सकती है, ठीक। अब आगे चलते हैं। एक है, मैंने लिखा है द बिग आइडिया, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स क्या है, तो आप लिख दें फोर्स, एरो का निशान बना के चेंज। फोर्स जो है उसका इफेक्ट क्या है? वो चेंज कर देती है। क्या क्या चेंज कर देती है? ऊपर हमने 5 थिंग्स देखी जो चेंज कर देती है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन है उसको स्टेशनरी कर सकती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से इंक्रीज कर रहा, स्पीड ज्यादा स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड डिक्रीज कर सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ठीक है। और 5वां इफेक्ट क्या चेंज कर सकती है? उसकी शेप या उसका साइज चेंज कर सकती है। यानी फोर्स चेंज कर सकती है बहुत कुछ। 5 चीजें तो हमने देखी जिनको चेंज कर सकती है। तो आप इस तरह याद रखें कि फोर्स, अब आगे सिर्फ आपने ये रखना है, जब फोर्स के आगे चेंज लिख देंगे आपने जेहन में ये रखना है कि क्या क्या चेंज कर सकती है। वो हमने 5 चीजें ऊपर पढ़ी, ठीक है। Whenever a force acts on an object, जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगी, वी शुड लुक फॉर व्हाट चेंजेस, तो हमें देखना है कि क्या चेंज हुआ है। इन 5 तब्दीलियों में से कौन सी तब्दीली हुई है, ठीक है। द चेंज मे बी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, या वो रेस्ट में थी, स्टेशनरी थी तो आपने उसको मोशन में कर दिया, या मोशन में थी तो उसको रोक लिया, रेस्ट में कर दिया, यानी स्टेशनरी कर दिया। स्पीड, या तो स्पीड आपने उसकी ऑलरेडी मूव कर रही थी वो चीज, दैट ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी मूविंग एंड यू इंक्रीज्ड इट्स स्पीड बाय अप्लाइंग फोर्स, या यू डिक्रीज्ड इट्स स्पीड बाय अप्लाइंग फोर्स। डायरेक्शन, यू चेंज द डायरेक्शन। शेप, आपने शेप चेंज कर दी, उसकी साइज चेंज कर दी। तो ये जब भी आप फोर्स लगाएं तो ये चीजें ध्यान में रखें कि क्या चेंज हुआ है। तो ये कुछ चेंज हो सकता है जो ये मैंने लिखा है 5 थिंग्स, ठीक है। अच्छा, दिस इज मच मोर मीनिंगफुल देन सिंपली मेमोराइजिंग फोर्स इज अ पुश और पुल। सिर्फ ये आपने याद रखना कि फोर्स इज अ पुश और पुल, इससे ज्यादा मीनिंगफुल है हमने ऊपर चीजें पढ़ी हैं फोर्स को समझने के लिए। यानी फोर्स इज अ पुश और पुल, इससे आपको उतना कॉन्सेप्ट नहीं होता कि फोर्स क्या है, जितना ये आपने फोर्स क्या क्या कर सकती है, क्या क्या चेंजेस कर सकती है, वो समझ के आपने फोर्स को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। सिंपली फोर्स पुश और पुल, इससे आप अंडरस्टैंड नहीं करते। अब जरा डेफिनेशन देखें आगे, थोड़ी सी मॉड्यू, मैं डेफिनेशन जो जो एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेशन में कोई चीजें ऐड करता जाऊंगा। Force is any push or pull that changes or tries to change the state of rest or motion, speed, direction,
शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। क्लियर हो गया? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है फोर्स की, ठीक है, कि ये ऐसी पुश या पुल है जो कि चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। जरूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाएं तो चेंज हो ही जाए। मसलन यहां पे अगर 1 टन मैस की कोई चीज पड़ी या पत्थर पड़ा है, स्टोन है 1 टन, 25 मांस, 1000 kg का, मैं उसके ऊपर पूरी फोर्स लगाता हूं, पुश करता हूं, वो नहीं मूव हुआ, उसमें चेंज आई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने फोर्स लगाई है तो उसमें चेंज नहीं आई है तो फोर्स नहीं लगी है। फोर्स तो लगी है, ठीक है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स, कि अमाउंट ऑफ फोर्स अगर उसके ऊपर ज्यादा लगेगी तो उसको मूव कर देगी। अगर अमाउंट ऑफ फोर्स उतनी नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि उसको स्टेशनरी से आप रेस्ट में ले जाएं, मगर फोर्स तो लगी है, ठीक है। चलें आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इज फोर्स आज ऑलवेज विजिबल? विजिबल जो चीज नजर आए, क्या फोर्स आपको नजर आती है? नो, फोर्स आपको नजर नहीं आती। फोर्स इज नॉट विजिबल। कैन यू सी फोर्स? नो, नॉट डायरेक्टली। वी कैन सी इट्स इफेक्ट्स। आप फोर्स का इफेक्ट देख सकते हैं, उसका असर देख सकते हैं, फोर्स को नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, we cannot see the force with which I push this table. ये टेबल ये मेरे सामने पड़ा है, जो आपको शायद इस वीडियो में नजर ना आए। मैं इस टेबल को एक फोर्स से पुश करूंगा और इसमें मूवमेंट हो जाएगी, टेबल के अंदर टेबल मूव करना शुरू कर देगा, तो वो इफेक्ट आपको नजर आएगा फोर्स का, कि टेबल मूव कर रहा है। मेरे हैंड्स जो हैं वो उन्होंने टेबल के साथ इंटरेक्ट किया है। दो बॉडीज की इंटरेक्शन है ना फोर्स। मेरे हैंड्स जो हैं उन्होंने टेबल के साथ इंटरेक्ट किया, उसको पुश किया या पुल किया, तो उसमें क्या है, मोशन क्रिएट हो गई है, हरकत उसमें पैदा हो गई है। वो हरकत तो आपको नजर आएगी, टेबल चलता नजर आएगा, यानी फोर्स का इफेक्ट नजर आएगा, मगर फोर्स तो नजर नहीं आएगी। कि आप क्या बयान करेंगे फोर्स किस तरह की है, काले रंग की है, पीले रंग की है, 2 टांगे हैं उसकी फोर्स की? नहीं, फोर्स आपको नजर नहीं आएगी। यू विल नॉट बी एबल टू सी द फोर्स, यू विल सी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स का आपको नतीजा निकलता नजर आएगा, इफेक्ट उसका, कि फोर्स लगाने से क्या रिजल्ट निकला, क्या उसका इफेक्ट आया, ठीक है। बट वी कैन ऑब्जर्व दैट द टेबल मूव्स, जो मैंने बताया, हम देख सकते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि टेबल तो मूव कर रहा है, ये इफेक्ट है फोर्स का, मगर फोर्स नहीं नजर आएगी। सिमिलरली वी कैन नॉट सी ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टू डाउनवर्ड, बट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट फॉल्स। अब मुझे बताएं आप, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, एक दरख्त से फल टूटता है और वो नीचे की तरफ आता है, तो वो जमीन की ग्रेविटी की वजह से अर्थ जो है उस पर फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करती है अपनी तरफ, इसलिए वो नीचे आता है। अब वो फोर्स तो आपको नजर नहीं आती, आपको तो दो बॉडीज नजर आ रही है इंटरेक्ट करते हुए, एक अर्थ और एक वो फ्रूट जो नीचे गिर रहा है, ठीक है। या यू होल्ड अ बॉल, यू रेज इट एंड यू रिलीज इट। जब आप रिलीज करेंगे तो ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग इट विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अपने सेंटर की तरफ अर्थ उसको पुल कर रही है, ठीक है, इसलिए वो नीचे आएगा। तो दो बॉडीज में इंटरेक्शन हो रही है, एक बॉल में और एक अर्थ में। तो आपको इफेक्ट नजर आ रहा है कि बॉल नीचे आ रहा है, गिरता हुआ नजर आ रहा है, वो यू आर ऑब्जर्विंग इट, बट यू कैन नॉट सी द फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नजर नहीं आ रही, तो फोर्स इज नॉट विजिबल, ये याद रखना। सो रिमेंबर, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसको कलर किया।
We do not directly see a force, we observe its effects. ये बात याद रखें. अगला पॉइंट है जी, फोर्स रिक्वायर्स इंटरेक्शन. अभी मैं आपको फोर्स की फुल डेफिनेशन पे नहीं लेके गया, और फुल डेफिनेशन इस तरह फोर्स की जो मैं आपको दे रहा हूं वो मिलेगी भी नहीं आपको बुक्स में, जिस तरह मैं वन पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करता जा रहा हूं. तो फोर्स रिक्वायर्स इंटरेक्शन, क्या मतलब भाई? इंटरेक्शन का मतलब यह है कि दो बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन होगा तो फिर ही पता चलेगा कि फोर्स लग रही है. मैं टेबल को पुश कर रहा हूं, दो बॉडीज हैं, मेरे और टेबल के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा, ठीक है. अर्थ पुल कर रही है, मैंने यहां से बॉल को रिलीज किया, छोड़ दिया, अर्थ उसको पुल कर रही है. तो बॉल और अर्थ दो बॉडीज हैं, इनके दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है. मैग्नेट है, मैग्नेट के नजदीक आप आयरन का पीस रख दें, वो आयरन का पीस और मैग्नेट आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वो आयरन का पीस मैग्नेट की तरफ आएगा. इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो ये भी एक फोर्स है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से एक फोर्स है. ये भी हमें नजर नहीं आती, मगर कौन सी बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, या कोई नेगेटिव चार्जेस आपस में भी कर सकते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं. पॉजिटिव चार्जेस भी एक दूसरे को पुश करेंगे, मगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को पुल करेंगे. तो ये जो चार्जेस की फोर्स है ये भी हमें नजर नहीं आती, ठीक है, मगर फोर्स तो है. अब ये इंटरेक्शन के लिए यू नीड बॉडीज, ठीक है. तो फोर्स इंटरेक्शन, फोर्स के लिए इंटरेक्शन का होना जरूरी है. जैसे मुझे आप बताएं, कैन आई पुश दिस वॉल विदाउट टचिंग इट? मैं इस वॉल को बगैर टच किए पुश कर सकता हूं? नो, आई विल हैव टू टच द वॉल टू पुश इट. इसको टच करना पड़ेगा. तो इंटरेक्शन जरूरी है मेरा और वॉल का आपस में, ठीक है. तो वाई? बिकॉज अ फोर्स इज एसोसिएटेड विद एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. फोर्स का ताल्लुक ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन के साथ है. एक ऑब्जेक्ट मैं हूं और एक ऑब्जेक्ट वॉल है. मेरे और वॉल के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो मैं पुश कर रहा हूं, उस फोर्स का, वो पुश करने वाली फोर्स जो है उसका, वो पैदा ही तब हो रही है कि मैं वॉल को पुश करूं. वो एसोसिएटेड है हम दोनों बॉडीज के साथ, वॉल के साथ और मेरे साथ, ठीक है. तो इसलिए फोर्स रिक्वायर्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स या बिटवीन द बॉडीज. अब एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, हैंड एंड टेबल. जैसे मैंने पहले बताया, योर हैंड इंटरेक्ट्स विद द टेबल, you touch the table with your hands and then push it or pull it. तो इंटरेक्शन हो गया ना. इसी तरह अर्थ इंटरेक्ट्स ग्रेविटेशनली विद द स्टोन. अब आपके पास एक स्टोन है, आपने यहां पे you have just held the stone in your hand, you have raised it and then you have released it. जब आपने इसको रिलीज किया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लेके आएगी. इसका मतलब यह है कि वो अर्थ और इस स्टोन का आपस में इंटरेक्शन जो है, दैट इज थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स. इन दोनों का आपस में टच करना जरूरी नहीं है.
ये इन दोनों का इंटरेक्शन आपस में है, मगर थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। फिर आप मैग्नेट एंड आयरन की मैं मिसाल आप पहले ही दे चुका हूं। अब मैग्नेट इंटरेक्ट्स मैग्नेटिकली विद आयरन। मैग्नेट पड़ा है, उधर एक आयरन का पीस पड़ा है, वो आयरन का पीस मैग्नेट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, मैग्नेट और उस आयरन के पीस के दरमियान, मगर वो दोनों आपस में पहले, फोर्स से पहले आपस में वो ज्वाइन उन्होंने नहीं किया, फोर्स लगने के बाद ज्वाइन किया, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट और आयरन के दरमियान जो इंटरेक्शन है दैट इज थ्रू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये मैं बता चुका हूं, चार्ज ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं। और ये जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, मगर नेगेटिव और पॉजिटिव दूसरे को पुल करेंगे। ठीक है। तो ये इंटरेक्शन पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट्स तो हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन इलेक्ट्रिकली हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। दस फोर्स इज एन इंटरेक्शन that can change the motion or shape of an object। अब मैंने यहां पे फोर्स की एक और डेफिनेशन दे दिया। फोर्स क्या है? एक इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन चेंज द मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वैसे तो बहुत कुछ पीछे हम देख चुके हैं, 5 चीजें चेंज करती है। मोशन में स्टेशनरी को मोशन में ले आएगी, मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टेशनरी कर देगी, जो ऑलरेडी मोशन में है उसकी स्पीड इंक्रीज कर देगी, या जो ऑलरेडी मोशन में है उसकी स्पीड डिक्रीज कर देगी, या जो मोशन में है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी, या फिर उसकी शेप और साइज चेंज कर देगी। तो ये सारी चेंजेस फोर्स करती है। मगर कैसे करती है, ये यहाँ पे एक और चीज मैंने ऐड कर दी कि ये पुश या पुल जो है ये एक्चुअली इंटरएक्शन इसके लिए होना जरूरी है। तो ये चीज यहां पे मैंने ऐड की है। फोर्स इज एन इंटरएक्शन दैट कैन चेंज द मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये भी आप समझें। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे है, दिस इज अ मोर साइंटिफिकली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्स। ये जो मैंने अभी ऊपर बयान की है वो। अगला पॉइंट जो इसमें फोर्स में समझने वाला है, पॉइंट नंबर 6, देयर आर 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 2 टाइप्स हैं फोर्सेस की, ब्रॉड टाइप्स। ठीक है। वैसे तो कई तरीके से इन सेवरल वेज ऑफ फोर्सेस को कर सकते हैं डिफाइन। बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बट जो ब्रॉड 2 टाइप्स हैं वो अभी मैं बयान करता हूं आपको। ये नीचे कांटेक्ट फोर्सेस और जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं क्या होती है। फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। वन वेरी यूजफुल क्लासिफिकेशन इज, पहली टाइप उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे मैंने कहा आपको कि ऑब्जेक्ट्स का आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे मेरे हैंड्स का टेबल के साथ कांटेक्ट जरूरी था, मेरे हैंड्स का इस वॉल को पुश करने के लिए कांटेक्ट, इसके साथ जुड़ना, इसके साथ मिलना, इसके ऊपर मेरे हाथों का रखना, कांटेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो कांटेक्ट फोर्सेस जो हैं ये दीज रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। फिजिकली वो ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपस में। ठीक है। तो फिर एग्जांपल्स क्या हैं? पुशिंग ए बॉक्स, जब आप एक बॉक्स को पुश करते हैं तो बॉक्स और आप खुद, आपके हैंड, ये कांटेक्ट इनका होता है। दूसरी एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शन। अब ये देखें, जब बॉक्स को आप पुश करते हैं
ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, तो नीचे से रगड़ पैदा होती है ना, आप उसको पुश कर रहे हैं इस तरफ, और जो नीचे फ्रिक्शन है बॉक्स के नीचे और ग्राउंड के और बॉक्स के दरमियान, सरफेस, जमीन की, अर्थ की सरफेस और जो बॉक्स है उसकी सरफेस में के दरमियान जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ है, वो उसको इस तरफ लग रही है, आप उस तरफ धकेल रहे हैं और फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है, ठीक है। तो ये भी एक आपके बॉक्स का, जिसको आप पुश कर रहे हैं, उसका कांटेक्ट हुआ है किसके साथ? अर्थ की सरफेस के साथ। आपके हैंड के साथ भी कांटेक्ट है, मगर अर्थ की सरफेस के साथ भी कांटेक्ट है, जिससे फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो रही है, ठीक है। फिर है टेंशन। अब टेंशन क्या है? आप एक रोप लें, दो दो स्टूडेंट्स को दे दें, एक इधर से खींचे अपनी तरफ, एक उधर से खींचे अपनी तरफ, तो वो रोप जो है उसमें जब वो बिल्कुल, हो सकता है वो अगर कमजोर हो तो टूट भी जाए, वो टेंशन की वजह से उसमें टेंशन आ जाएगी, उसको टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी कांटेक्ट जरूरी है। अब इधर एक स्टूडेंट ने रोप को पकड़ा हुआ है, एक ने उधर को पकड़ा हुआ है, ये कांटेक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स, जब आप कोई चीज, ये मसल है आपके, ठीक है, जब आप कोई चीज उठाते हैं तो आप कांटेक्ट करते हैं, तो ये मसल से वो आपके मसल जो है वो कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, ये देखें कांटेक्ट होते हैं, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है। इसी तरह नॉर्मल रिएक्शन, जब आप किसी टेबल के ऊपर कोई बुक रखते हैं, वो बुक जो है वो अपना वेट टेबल के ऊपर डाल रही है, तो जितनी फोर्स के साथ अर्थ उसको, बुक को अपनी तरफ खींच रही है, तो उतनी ही फोर्स से टेबल उस बुक को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। जितनी फोर्स से टेबल को पुश कर रही है बुक, उतनी ही फोर्स से टेबल जो है उसको ऊपर को पुश कर रहा है, इसीलिए वो वहां पे पड़ी हुई है, तो उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये भी कांटेक्ट से हुआ है, बुक वो टेबल के साथ कांटेक्ट में है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड मस्ट टच इट, ये कांटेक्ट है। आगे हैं जी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, वो मैंने आपको बता दी हैं तीन। ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ऊपर से बाल गिरा है, बाल इधर है, अर्थ सरफेस नीचे है, तो दोनों में कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा जी, मैग्नेटिक फोर्स, कांटेक्ट नहीं है, इधर मैग्नेट पड़ा है, फासले पे आयरन पीस पड़ा है, उन दोनों का आपस में कांटेक्ट है ही नहीं, मगर फोर्स पैदा हो रही, वो आयरन का पीस उस तरफ मूव कर रहा है जिस तरफ जहां मैग्नेट पड़ा है, मैग्नेट उसको खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है, ठीक है, मगर कांटेक्ट नहीं है। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उनके दरमियान जो फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ये इनमें कांटेक्ट नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल, अर्थ पुल्स an apple downward even though the earth and apple do not need to be physically touching in the ordinary sense, physically एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, मगर अर्थ उसको खींच तो रही है। Similarly, a magnet can attract an iron object from a distance, फासले से, वो कांटेक्ट नहीं है, तो ये तीनों नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, आवर फर्स्ट ग्रेट एग्जांपल, जरा इसको हम गौर से अब देखेंगे, ठीक है। अब टेक अ बॉल, आप एक बॉल ले लें, रेज इट अबव द ग्राउंड एंड रिलीज इट, जमीन से उठाएं, यहां पे ले जाएं और फिर उसको छोड़ दें, ठीक। अब व्हाट हैपेंस, इट फॉल्स डाउनवर्ड, बाल जो है नीचे को गिरेगा। व्हाई, क्यों नीचे गिरेगा? बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, जमीन इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इसलिए वो नीचे गिरेगा, ठीक है। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ,
ये फोर्स किस तरफ लग रही है? अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ का सेंटर से क्या मुराद? अर्थ को अगर हम एक राउंड ऑब्जेक्ट मान लें तो मैं एक तरफ से अगर सुराख करूं और दूसरी तरफ निकल जाऊं, अगर फुटबॉल है उसके एक तरफ से सुराख करें और दूसरी तरफ निकल जाए, तो वो सुराख जब मैं करूं, जब मैं सेंटर में जाऊंगा फुटबॉल के, तो वो सेंटर होगा। तो इस अर्थ का सेंटर जहां पे मैं सरफेस पे खड़ा हूं, यहां से कितनी दूर है पता है आपको? 6400 किलोमीटर। मैं गहरा सुराख करूं तो मैं सेंटर में जाऊंगा, और मजीद 6400 किलोमीटर और आगे निकल जाऊं तो मैं पार उतर जाऊंगा दूसरी तरफ। तो टोटल कितना हो गया? 12800 किलोमीटर। इसलिए कहते हैं कि अर्थ का रेडियस जो है वो 6400, ऑलमोस्ट 370 समथिंग है, तो 400 कह देते हैं राउंड करके। 6400 रेडियस है और डायामीटर इसका 12800 है। तो ये किस तरफ डायरेक्शन होगी फोर्स? किस तरफ? जिस तरफ जमीन का मरकज है, सेंटर है। यानी मैं यहाँ पे सरफेस पे खड़ा हूं ना, तो अब मेरे ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हालांकि मैं इसके ऊपर खड़ा हूं, फिर भी लगा रही। क्यों? क्योंकि मैं जहां से फोर्स जनरेट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो है सेंटर। अब वो सेंटर यहां से 6400 किलोमीटर मेरे पांव के नीचे, तो इसलिए मुझे वो उस तरफ खींच रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस तरह नीचे सेंटर की तरफ, ये वो कह रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, चलें जी, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 8, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो हमने अभी देखा कि फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद? मिकदार फोर्स की। देखें ना, एक बच्चा है 2 साल का, वो टेबल को पुश करता है। एक जवान आदमी है, मैं तो बूढ़ा हूं, एक जवान आदमी है, वो टेबल को पुश करता है। तो अब मुझे बताएं, वो जो फोर्स बच्चे की है उसकी अमाउंट तो थोड़ी है, मगर वो जो जवान आदमी है, पहलवान आदमी है, उसने जब उसको टेबल को पुश किया तो उसकी फोर्स तो ज्यादा थी। तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि फोर्स है कितनी। बच्चे में थोड़ी फोर्स थी तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स थोड़ा है, मिकदार फोर्स की थोड़ी है। वो जवान आदमी जो है उसने जो फोर्स लगाई है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, यानी मिकदार। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मिकदार। और आपको पता है कि जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या है? यानी फोर्स, अगर मैं कहता हूं बच्चे ने 2 यूनिट्स फोर्स लगाई है, क्या मतलब 2? और जवान आदमी ने 10 यूनिट लगाई है, ज्यादा है ना उससे। मगर यूनिट क्या क्या मैं कहूँगा, 2 किलोग्राम फोर्स लगाई है, 2 मीटर फोर्स लगाई है, 2 सेंटीग्रेड फोर्स लगाई है। कोई ना कोई यूनिट तो देना पड़ेगा ना फोर्स को, ठीक है ना? अच्छा, फोर्स को जो यूनिट देते हैं वो न्यूटन देते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो ये न्यूटन जो है वो सर आइजैक न्यूटन, जो बहुत मशहूर क्लासिकल फिजिसिस्ट हुआ है, क्लासिकल फिजिक्स का बाप जिसको माना जाता है, न्यूटन, ये उसको ऑनर देने के लिए इसका नाम, इसका इस यूनिट का नाम, फोर्स के यूनिट का नाम न्यूटन रखा है। तो फर्ज करें बच्चे ने जो फोर्स लगाई थी टेबल पर वो 2 न्यूटन थी, वो जो जवान आदमी है उसने जो फोर्स लगाई है वो 10 न्यूटन है। ठीक, तो ये है मैग्नीट्यूड। हो सकता है एक बहुत बड़ा पहलवान हो, वो 50 न्यूटन की फोर्स भी लगा दे। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब आप जरा समझें, फर्ज करें कि मैं आपको ये बताता हूं, सपोज आई टेल यू अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग, 10 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है। आपको कुछ समझ आएगी? वो कोई समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या बात कर भाई। एक्टिंग, मुझे साथ सिमत बतानी पड़ेगी ना कि किस तरफ एक्ट कर रही है। मैं इधर से पुश कर रहा हूं ये इसको
टेबल को, तो वो उस तरफ आगे की तरफ जा रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन है? साउथ की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब फोर्स जो है साउथ की तरफ, इस तरह उसकी डायरेक्शन साउथ है। अगर मैं उस टेबल को पुल कर रहा हूं अपनी तरफ, तो फोर्स इस तरफ लग रही है, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये है, नॉर्थ है। तो उसकी डायरेक्शन साथ बतानी पड़ेगी ना, ये तो बताना पड़ेगा कि मैंने कितनी फोर्स लगाई। फर्ज मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, मगर साथ मैंने ये नहीं बताया कि मैंने किस तरफ लगाई, वो बताना पड़ेगा कि मैंने किस तरफ लगाई। फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स जो है उसकी दोनों चीजें होती हैं, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, सिमत भी होती है। तो लिहाजा ये फोर्स जो है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर कहते हैं। तो फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये आगे मैंने लिखा है, इज दैट एनफ इंफॉर्मेशन? नहीं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग, ये काफी मालूमात नहीं है, ठीक है। वी आल्सो नीड टू नो, क्या हमें जानने की जरूरत है? इन विच डायरेक्शन, सिर्फ ये नहीं कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग, ये भी बताना है कि इन विच डायरेक्शन, किस सिमत में। अ फोर्स इज देयरफॉर अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आप 9th 10th में पढ़ेंगे कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि इट हैज मैग्नीट्यूड नंबर 1, नंबर 2 डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन ईस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम 10 न्यूटन वेस्ट। अब देखें, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, एक फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रही है और एक फोर्स है वो भी 10 न्यूटन ही, मैग्नीट्यूड सेम है। जितना मैग्नीट्यूड इस तरफ है ईस्ट की तरफ, उतना ही मैग्नीट्यूड इस तरफ है, मगर जो इस तरफ 10 न्यूटन है वो तो टेबल को उस तरफ ले जाएगी, और जो इस तरफ 10 न्यूटन है वो टेबल को इस तरफ ले जाएगी। तो फर्क हुआ ना, तो डायरेक्शन जाननी जरूरी है ना, ठीक है। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है, 10 न्यूटन ईस्ट और 10 न्यूटन वेस्ट, दो फोर्सेस हैं, इनमें बहुत फर्क है। हालांकि दोनों 10 न्यूटन है, मगर चूंकि डायरेक्शन में फर्क है इसलिए इनमें फर्क है, ठीक है। ये डिफरेंट फोर्सेस है। although their magnitudes are both 10 न्यूटन, their directions are opposite, बिल्कुल अपोजिट, मुतजाद सिमतें हैं, एक मशरक की तरफ है, एक मगरब की तरफ है, ठीक है। अब जी यूनिट ऑफ फोर्स जो न्यूटन है, कि फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है। जैसे लेंथ की क्या यूनिट होती है? मीटर। आप बाजार से कपड़ा खरीदते हैं ना, आपके सूट को 6 मीटर लगता है, तो मीटर तो देखा है ना, तो वो लंबाई होगी ना, तो 6 मीटर आपने कपड़ा खरीदा, वो लेंथ होगी मीटर। तो ये तो हो गई लंबाई की यूनिट मीटर। मैस जो वजन आप बाजार से लेके आते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, कहते हैं जी मुझे 2 किलोग्राम चीनी दे दें, ये किलोग्राम क्या है? जिसको आप अपनी जुबान में वजन कहते हैं, ठीक है, अभी हम उसको भी समझेंगे। तो 2 किलोग्राम क्या है? आप उसको ये तो नहीं क्या कहते कि 2 मीटर चीनी दे दें, कहते हैं? नहीं कहते। अच्छा, अच्छा जी, आज जो टेम्परेचर है बाहर, वो बहुत गर्मी है जी, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है उसका यूनिट जो है वो सेंटीग्रेड है, या एक और भी है, फारेनहाइट भी है, ठीक है। तो टेम्परेचर का भी एक यूनिट है। इसी तरह एंगल है, एंगल की डिग्रीज है। आप कहते हैं जी 90 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल, पूरा सर्कल, ठीक है। तो एंगल का भी यूनिट है डिग्रीज, टेम्परेचर का भी यूनिट है सेंटीग्रेड या फारेनहाइट, लेंथ का भी यूनिट है मीटर, या पहले फुट होते थे, फुट भी लंबाई को का यूनिट है, ठीक है। और वजन का भी यूनिट है किलोग्राम। पुराने जमाने में जो हम थे उस वक्त शेर होते थे, अब किलोग्राम है।
ठीक है। तो ये इसी तरह फोर्स जो है, इसको भी तो कोई यूनिट चाहिए कि कितनी फोर्स है। दुकानदार को पता चलता है कि आपने 2 किलोग्राम चीनी मांगी है, तो या 2 किलोग्राम राइस मांगा है, या 2 किलोग्राम फ्लार आटा मांगा है, या 2 किलोग्राम आपने कोई पल्स दाल मांगी है मसूर की, कुछ मांगा, तो उसको पता चल गया ना कि 2 किलोग्राम का क्या मतलब है। उसके बाद एक वेट होगा। मगर आपने किसी को जाके बताया है कि जी मैंने फोर्स इतनी फोर्स लगाई है। भाई कितनी फोर्स लगाई है? आप ये नहीं कह सकते मैंने 10 मीटर फोर्स लगाई है, 10 किलोग्राम फोर्स लगाई है, 10 सेंटीग्रेड फोर्स लगाई है, मैंने 10 डिग्री फोर्स लगाई है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आपने फोर्स को कोई यूनिट देना है ना, वो यूनिट न्यूटन है। आप कहते हैं मैंने 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स जो है लगाई है। ठीक है। अब ये न्यूटन क्या है? यानी न्यूटन फोर्स की जो इकाई है, इससे आप क्या समझेंगे न्यूटन क्या है? न्यूटन ये है कि न्यूटन इतनी फोर्स होती है, एक न्यूटन इतनी फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम का वजन, 1 किलोग्राम का वेट तो आपने देखा होगा शार्प के ऊपर इतना होता है ना। अगर 1 किलोग्राम के वजन में वो फोर्स 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा कर दे, तो हम उस फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें। 1 न्यूटन फोर्स क्या है? 1 किलोग्राम का आप वजन ले लें और उसके ऊपर फोर्स लगाएं, उसको थ्रो करें, फोर्स लगा दिया, 1 न्यूटन की फोर्स लगाई। वो 1 न्यूटन की फोर्स क्या करेगी? वो ये 1 किलोग्राम का जो वेट है उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर देगी। अब ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है, इसको अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो इसका मतलब ये है कि पहले सेकंड में वो 1 मीटर सफर तय करेगी और अगले सेकंड में उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उससे अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उससे अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी 4 सेकंड में उसने कितना सफर तय किया? पहले सेकंड में 1 मीटर था, दूसरे सेकंड में 2 मीटर था, 2 + 1 3, और तीसरे सेकंड में उसने 1 सेकंड में 3 मीटर किया, 3 + 3 6, और चौथे सेकंड में उसने 1 सेकंड में 4 मीटर किया, 6 + 4 10। तो उसने 4 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। यानी हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड में 1 मीटर का इजाफा हो जाता है। इसलिए ये एक्सेलरेशन ये होता है, वो फोर्स है। अगर उसमें, अब आप कहेंगे जी वो तो ये तो नहीं कर सकती कोई भी फोर्स, उसमें एक 1 केजी का वेट अगर आप फेंगे वो तो इधर ही गिर जाएगा। यस, आपकी बात ठीक है, मगर ये कब होगा? जब आपने जो फोर्स लगाई है उसके अगेंस्ट कोई और फोर्स ना हो। ये नेट फोर्स की बात हो रही है। आपने जो फोर्स लगाई है उसके अपोजिट तो दो फोर्सेस लग रही हैं। एक एयर है, एयर आगे से उसको रोक रही है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। अगर ये दोनों फोर्सेस आप हटा दें, यानी अर्थ उसको पुल ना करे और एयर जो है आगे से उसको रोके ना, तो फिर ये डेफिनेशन ठीक। फिर मैं उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा 1 केजी वेट के ऊपर, तो फिर वो हर सेकंड के बाद अपनी स्पीड 1 मीटर बढ़ा लेगा। हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड 1 मीटर और बढ़ जाएगी अगर मैंने उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगा दी 1 केजी के ऊपर। तो ये है 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है। अब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं। फर्ज करें कि
आप के पास एक 1 kg का, वही 1 kg का वेट, आप 1 kg का वेट लिफ्ट करते हैं और रेज करते हैं उसको और यहां से ड्रॉप कर देते हैं। अब आपने ड्रॉप कर दिया, ये तो आपको पता है कि अर्थ जो है उसको पुल कर रही है एक ग्रेविटेशन फोर्स से, और जब पुल करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, और ये आपको पता है कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। हर सेकंड के बाद 9.8 मीटर उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब वो 1 kg उसका वेट है और उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब 1 को, अच्छा ये 9.8 जो है ऑलमोस्ट 9.8 को अगर आप राउंड करें अपवर्ड तो ये 10 आप इसको लिख लें ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। फर्ज करें कि एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो वो जो आपने वेट यहां से 1 kg का फेंका, 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8 नहीं, हमने 10 कहा, 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब मुझे बताएं 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होता है, 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 10, क्योंकि ये 1 kg था। और एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स जो लग रही है उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड को 1 kg से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, 10 इंटू 1, 10 आ गया आंसर। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। तो 10 इंटू 1 10, और केजी तो साथ लिखना है आपने, 10 kg, और आगे वो मीटर पर सेकंड भी लिखना है। तो अब आप लिखेंगे 10 kg मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब ये जो केजी मीटर पर सेकंड है, याद रखना, केजी मीटर पर सेकंड जो है ये न्यूटन है। अब 10 केजी मीटर पर सेकंड की बजाय आप लिखते हैं 10 न्यूटन। वो केजी मीटर पर सेकंड जो है उसको 10 न्यूटन कर दे, ये होता है न्यूटन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 kg का वेट आपने यहां से रिलीज किया तो उस उसका मैस जिसको आप वजन कहते हैं ना, वो मैस है, वेट नहीं है। उसका मैस जो है वो 1 kg है, मगर उसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है। वेट की यूनिट और फोर्स की यूनिट सेम है, न्यूटन, क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही है। अर्थ, अब अर्थ ने, देखें, अर्थ ने जिस फोर्स से उसको अपनी तरफ पुल किया वो 10 न्यूटन फोर्स थी, और इसका जो वेट बना वो 10 न्यूटन बना। यानी जो अर्थ ने जिस फोर्स से पुल करना है उतना उसका वेट होना है। अगर ये 2 kg का होता और अर्थ पुल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, तो 20 न्यूटन जो थी वो फोर्स बननी थी अर्थ की। 20 न्यूटन फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, और 20 न्यूटन इसका वेट है। इसका इसका मैस कितना है, 2 kg। इसका वेट कितना है, 20 न्यूटन। और इसको किस फोर्स से जमीन अपनी तरफ पुल कर रही है, 20 न्यूटन से। यानी इसका वेट और अर्थ जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो इक्वल है। अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो 20 न्यूटन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर लगा रही है वेट के ऊपर, दैट इज 20 न्यूटन, और इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। तो जो वेट ऑफ द बॉडी विच इज बीइंग पुल्ड बाय द अर्थ इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इस पर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की लग रही है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो ये यहां से अब आप दाखिल हो गए हैं थोड़े ऐसे एरिए में
जहां पे न्यूटन का सेकंड लॉ आपको जानना पड़ेगा कि फोर्स क्या होती है, मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मैस क्या है, 1 kg या 2 kg, ये मैस है ना, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो अर्थ की पुल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हमने रखी है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो मैस इनटू एक्सेलरेशन, मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स होती है। तो फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स को अगर आप एफ लिखें और मैस को एम लिखें और एक्सेलरेशन को ए लिखें, तो आप कहेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आ गया जी, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मैस को आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फोर्स निकल आती है। ये मैंने समझा दिया न्यूटन। फोर्स की जगह पे भी 1 लिख दें, मैस की जगह पे भी 1 लिख दें और एक्सेलरेशन के नीचे भी 1 लिख दें। फोर्स के नीचे फोर्स की यूनिट लिख दें 1 के साथ 1 न्यूटन, मैस के नीचे 1 के साथ उसकी यूनिट लिख दें केजी, और एक्सेलरेशन के नीचे 1 के साथ उसकी यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड भी कहते हैं और पर सेकंड स्क्वायर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन हो गया। यानी फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू मैस कितना है, 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड या पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो ये 1 न्यूटन आपको मिल गया। ठीक है, और ये दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था। तो उसने ये बताया था कि ये नेट फोर्स की बात हो रही है, नेट फोर्स। याद रखना, आप कहेंगे जी कि इसमें ये तो गिर जाएगा, 1 kg में 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन तो पैदा ही नहीं हो सकती कि हर सेकंड के बाद वो आगे जाए, जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएं वो तो गिर जाएगा। यस, मगर ये फोर्स जो है ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स, जो वो फोर्स ये जिसके अगेंस्ट एक फोर्स आपने लगाई है, उसके अगेंस्ट जो फोर्सेस लग रही हैं उनको माइनस करेंगे इस फोर्स में से, तो नेट फोर्स आएगी। तो ये नेट फोर्स की बात हो रही है। यानी क्या मतलब कि आपने इग्नोर करना है आगे से एयर फ्रिक्शन को, एयर रेजिस्टेंस को, और जमीन की ग्रेविटेशनल पुल को। इन दोनों को माइनस कर दें, उस फोर्स की बात हो रही है, नेट फोर्स। फिर उसमें इतना एक्सेलरेशन पैदा होगा 1 kg के वेट में। ठीक है, तो सो 1 Newton is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा जी, ये नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 11 है, फोर्स एंड मोशन, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है जिसको रिमूव करना बड़ा जरूरी है। तो ये यहां पे अब ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो फोर्स यहां तक जो आपने समझी है, मैं इसको यहीं पे खत्म करूंगा और यहां से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, 11 पॉइंट से। तो मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।